ओके मैम। चलिए अब आते हैं हमारा वाक्य विचार के ऊपर। देखिए वाक्य विचार क्या होता है कि हमने सबसे पहले सीखा था वर्ण विचार, उसके बाद में हमारा आया था शब्द विचार, और शब्द विचार के बाद में हमारा आ जाता है वाक्य विचार। अब वाक्य विचार के अंतर्गत क्या आता है कि जैसे हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जो हमारे अंदर के जो भी भावनाएं होती हैं, विचार होते हैं, उनको व्यवस्थित रूप से जब प्रकट करना होता है, बताना होता है, तो उसका जो लिखित रूप होता है, तो लिखित रूप के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, शब्दों की आवश्यकता होती है। और उन शब्द समूह को ही हम क्या कहते हैं, वाक्य। जब शब्दों का व्यवस्थित शब्द समूह बन जाता है तो वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए आपको मुझे आम पसंद है। अब मैंने ये एक सेंटेंस आपको बोला कि मुझे आम पसंद है। क्या बेटा? हाँ, आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है? यस मैम। अब देखिए मैंने आपको बताया परिभाषा, भावों और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, यही बताया। अब इसमें देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे आम पसंद है। बेटा ये आप माइक बंद कर लीजिए। हाँ, तो मैंने आपको बोला कि मुझे आम पसंद है, तो ये बात मेरे मन के अंदर है, ये मेरे मन की भावना है, जैसा कि हम परिभाषा में पढ़ रहे हैं। जब ये भावना आपको बताने के लिए मैंने किया कि या तो बोलूंगी मुंह से और या लिख के बताऊंगी कि मुझे आम पसंद है, तो शब्दों का जब व्यवस्थित समूह आएगा और सेंटेंस में मैं आपको लिखूंगी मुझे आम पसंद है। अब मैंने जब आपको ये लिखा तो यहाँ पे ये है शब्द, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, ये सारे शब्द हैं, और शब्दों का व्यवस्थित रूप हमारे सामने आया, तो वो क्या बन गया, हमारा क्या बन गया, ये वाक्य बन गया। वाक्य अगर ये शब्दों का समूह नहीं होता तो ये वाक्य नहीं बनता। लेकिन मान लीजिए अगर मैंने यहाँ लिखा पसंद है, सॉरी पसंद आम, मुझे यहाँ लिख दिया ह। अब क्या ये सेंटेंस ये सही सेंटेंस है क्या, है पसंद आम मुझे नहीं है, तो ये वाक्य तो कहलाएगा, लेकिन ये कौन सा वाक्य कहलाएगा, अशुद्ध वाक्य। आगे समझ में? लिखना है क्या? नहीं लिखना नहीं है, अभी समझा, जब लिखना होगा मैं बताऊंगी। यानी कि हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी अभी कि वाक्यों और विचारों को प्रकट करने वाले, वाक्यों यानी मेरे मन की भावना थी कि मैं आपको बताऊं कि मुझे आम पसंद है, तो हमारे मन के भावों और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह, ये ऊपर वाला हमारा व्यवस्थित शब्द समूह है और ये वाला व्यवस्थित शब्द समूह है, और ये अव्यवस्थित, इसलिए ये अशुद्ध वाक्य के अंतर्गत भी आता है। समझ में आ गया आपको? यस मैम। अब आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें हेडिंग डालेंगे वाक्य, ऊपर डालिए वाक्य। कॉपी में करना है क्या? हाँ कॉपी में करना है, बिल्कुल। डाल। अब यहाँ पे आप लिखेंगे हेडिंग। हाँ बोलिए। क्लियर नहीं है बेटा, अभी तो मैंने लिखना स्टार्ट ही नहीं किया। यहाँ पे लिखिए वाक्य विचार। क्या प्रॉब्लम हो गई?
अब दिख रहा है आपको मैम वाक्य विचार। अब वाक्य विचार की परिभाषा मैंने क्या समझाई थी अभी? भावों और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित समूह लिखिए। समूह को भावों और दिख रहा है क्लियर? यस मैम को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। आगे यहाँ तक समझ में? यस मैम जैसे आपका एग्जांपल मैंने दिया था, मुझे आम पसंद है। अब ये मन की बात मैंने आपको लिखकर बताई, और अगर बोल के भी बताऊंगी तो भी शब्दों का व्यवस्थित रूप है। क्लियर? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाक्य के अंग, यानी वाक्य किन से बनता है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं मुख्य। क्या बेटा, क्या कह रहे हो? हाँ? परिभाषा के नीचे लिखा, पहले तो एग्जाम्पल दिया है, मुझे आम पसंद है, और उसके बाद में वाक्य के अंग हैं। लिखिए वाक्य के अंग। अब वाक्य के अंग में 2 अंग होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला तो होता है हमारा उद्देश्य, और दूसरा अंग होता है हमारा विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का मतलब होता है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, जैसे आप, अब यहाँ पे आपका एग्जाम्पल, और विधेय का मतलब इसमें लिख लीजिए वाक्य जिसके बारे में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और विधेय हमारा क्या होता है? जिसके वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय कहलाता है। इसको शॉर्ट में लिख लो, जो कुछ भी क्या कहना चाह रहे हो बेटा? मैं आप समझ नहीं पा रही, मैं आपकी बात क्या कहना चाह रहे हो? बेटा ये तो बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है। कहाँ पर? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो होता है हमारा उद्देश्य, और जो कुछ कहा जाए वो हमारा होता है विधेय। अब जैसे एग्जांपल देखिए, सोनू ने गीत गाया। ये हमारा सेंटेंस है, सोनू ने गीत गाया। हमने पढ़ा था कि वाक्य के अंग 2 प्रकार हैं, जिसमें एक है हमारा उद्देश्य और दूसरा हमारा विधेय। विधेय उद्देश्य का मतलब होता है जिसके बारे में। अब यहाँ पे अगर कोई बात हो रही है तो किसके बारे में बात हो रही है? सोनू। सोनू के बारे में। तो हमारा जो सोनू शब्द है वो हमारा क्या कहलाएगा? उद्देश्य। आगे समझ में? और जो कुछ विधेय में हमने पढ़ा था, जो कुछ भी कहा जाए, जो भी बात कही जा रही है वो हमारा क्या हो गया? विधेय।
यहाँ तक समझ में आया आपका? यस मैम। देख लीजिए, उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और विधेय जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो हमारा हो जाता है विधेय। जैसा कि हम इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स में पढ़ते हो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स। यस मैम। वही चीज आपका हिंदी में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा वाक्यों का वर्गीकरण। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे आगे टॉपिक, वाक्यों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है उसको भाग में डिवाइड करना, पार्ट में डालना। वाक्यों को दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। किस किस आधार पर? एक तो रचना के आधार पर, पहला, और दूसरा आता है हमारा अर्थ के आधार पर। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? यानी अगर हमने वाक्यों का वर्गीकरण किया तो फर्स्ट हमारा रचना के आधार पर और दूसरा आता है हमारा अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर हमारे को जो वर्गीकरण बताया गया है वो तीन तरह से बताया गया, एक साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे रचना के आधार पर, इसमें रचना के आधार पर आप लिखिए पहले साधारण वाक्य लिखिए, साथ ही साथ लिख रहे हैं ना। सेकंड नंबर पे हमने सीखा था संयुक्त वाक्य, और थर्ड नंबर पर आता है हमारा मिश्रित। लिख लीजिए, लिख लिया। फर्स्ट नंबर पे हमने पढ़ा साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य के अंतर्गत क्या आता है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही क्रिया होती है उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। यानी साधारण वाक्य में क्या आएगा हमारा, एक ही उद्देश्य और वह एक क्रिया। सिंपल सी बात है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ दे रखा है गौरव पत्र लिख रहा है, तो गौरव का उद्देश्य क्या है? पत्र लिखना। एक ही काम कर रहा है, पत्र लिखने का काम कर रहा है। वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जाने का काम कर रहा है। यानी एक ही उद्देश्य, यानी एक ही क्रिया हो रही है कि वो जाने का काम कर रहा है, वो लिखने का काम कर रहा है, वो टीवी देखने का काम कर रहा है। तो ये हमारा हो जाता है साधारण। समझ में आया? ये हो गया फर्स्ट नंबर का। सेकंड नंबर का देखो, सेकंड नंबर में आता है संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, मिलना। तो क्या मिलना है यहाँ पर? जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक से जुड़े हो तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अपन ने पढ़ा था, समुच्चय बोधक पढ़ चुके हैं कि जब एक, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, यहाँ लिखिए दो या दो से अधिक उपवाक्य हो, जब दो या दो से अधिक उपवाक्य हो तो वो होता है हमारा संयुक्त वाक्य। लेकिन वो किससे जुड़े होने चाहिए? किसी समुच्चय बोधक से जुड़े होने चाहिए। देखिए, जैसे मैंने उसे पत्र भेजा किंतु उसने पढ़ा नहीं, किंतु शब्द जो आ गया हमारा समुच्चय बोधक हो गया।
उमेश आया लेकिन मनोज चला गया। तो यहाँ पर किंतु और लेकिन ये दोनों क्या है? एक के बाद क्या है? क्या? एक के बाद दो या ऊपर? यस मैम। एक उद्देश्य व एक क्रिया, यानी एक ही उद्देश्य हो और एक ही काम किया जा रहा हो, वो होता है हमारा साधारण वाक्य। संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है हमारा दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं इसके अंदर, और ये उपवाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। जैसे समुच्चय बोधक कौन कौन से हैं? किंतु, लेकिन, ये सारे समुच्चय बोधक चिन्ह इनसे जुड़े होते हैं। ठीक है। अब थर्ड नंबर पे हमारा क्या आता है? मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य में क्या है? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। अगर हम इसी को थर्ड नंबर पे मैं ले लेती हूँ। थर्ड नंबर पे आता है हमारा लिखिए यहाँ पर थर्ड नंबर पे लिखिए, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो लिख लीजिए। मैम लिख लिया। मैम दिख रहा नहीं नीचे का? बता देती हूँ। अभी रीड करके, कौन सा नहीं दिख रहा बेटा? कौन से नंबर का नहीं दिख रहा? नंबर बोल दो। नीचे वाला। थर्ड नंबर पे मैं करवा रही हूँ मिश्रित वाक्य, ये वाला थर्ड वाला मिश्रित वाक्य। इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा एक या एक से अधिक उसे हम मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। लिख लीजिए। अब इसको समझा देते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि जब शाम होगी पिताजी दफ्तर से आएंगे, यानी शाम होने पर ही, जब तक शाम नहीं होगी तब तक पिताजी दफ्तर से नहीं आएंगे। तो पहला हो गया हमारा जो वाक्य प्रधान वाक्य क्या होगा? शाम होना, यानी शाम के होने का इंतजार हो रहा है हमारा, वो तो हो गया हमारा प्रधान, क्योंकि जब तक शाम नहीं होगी तब तक पिताजी नहीं आएंगे। और दूसरा हो गया जो आश्रित उपवाक्य, कौन सा हो गया? पिताजी दफ्तर से घर आएंगे। तो पहला काम क्या होना जरूरी है यहाँ पर? शाम का होना जरूरी है। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं वे सफल होते हैं। तो प्रधान उपवाक्य क्या होना है? सफल होना है या ईमानदार व्यक्ति होना? बताइए, सफल कौन होगा? ईमानदार होना या सफल होना? जो ईमानदार व्यक्ति होता है। हाँ, ईमानदार। तो हमारा जो प्रधान उपवाक्य, इसमें प्रधान उपवाक्य है वो है हमारा जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं। तो ईमानदार होने का जो वो है वो प्रधान उपवाक्य है, यानी ईमानदार होगा वही सफल होगा। पहले सफल नहीं होगा जब तक वो ईमानदार नहीं होगा। तो यानी कि मेन तो प्रधान उपवाक्य तो एक होता है, लेकिन उस पर आश्रित उपवाक्य एक या एक से अधिक हो सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? लिख लिया बेटा? नेक्स्ट चले। ठीक है।
आता है, अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रचना रचना के रचना आधार के पर। आधार पर रचना के आधार पर। इसी प्रकार कृतिका पीरियड ओवर होने वाला है, तब आप एंटर हो रहे हो। बेटा टाइम देख लेना, शायद मेरी क्लास का टाइम हो गया, कल करेंगे, ये आपका टाइम भी हो गया पूरा, ठीक है। कल हम करेंगे इसमें, हाँ अर्थ के आधार पर कल करेंगे हम, ओके ओके बच्चे, बाय बच्चे।